जी, आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम लोग कुंवर नारायण जी पर केंद्रित इस तीसरी कड़ी में उपस्थित हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज कुंवर जी के कवि व्यक्तित्व पर बातचीत होगी और इस पर बातचीत करने के लिए कवि आलोचक अनिल त्रिपाठी जी हमारे साथ होंगे। कुछ ही देर में हम उनको सुनेंगे। साथियों, किसी कवि के व्यक्तित्व पर बात करते हुए हम कई कोणों से विचार कर सकते हैं। मसलन उसकी कविताओं का स्थापत्य शिल्प कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, उस कवि की विकास यात्रा किस तरह की रही है, उसकी कविता दुनिया में कितना और कैसा वैविध्य है, और भाषाई काव्य परंपरा में उसका अवदान किस तरह का है, और यह भी कि अन्य कवियों को लेकर जब तब प्रकट होते, प्रकाशित होते, उसके अपने विचार किस तरह के हैं। और एक बात यह भी कि जीवन में कविता की जगह और जरूरत को वह किस तरह से देखता है। अगर कुंवर जी की हम बात करते हैं तो इन सभी कोणों पर, इन सभी मुद्दों पर उनके कवि व्यक्तित्व को लेकर काफी कुछ कहा जा सकता है। अपनी आलोचना की पुस्तकों में भी वे कई लेखकों पर, खासतौर से कई कवियों पर विचार करते आए हैं, और पूरी तैयारी और गंभीरता के साथ। आज 14 सितंबर भी है, हम लोग हिंदी दिवस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में भाषा को लेकर भी कुंवर जी बहुत ही सजग हैं, और आगे की कड़ियों में हमारे साथ युवराज शर्मा जी भी जुड़ेंगे, जो स्वयं एक रंगकर्मी हैं। युवराज जी, और आज भी उन्होंने इस दिवस पर एक वैसी ही कविता का पाठ किया है जो भाषा को लेकर कुंवर जी की सोच को उद्घाटित करती है। एक छोटा सा अंश मैं यहां पढ़ता हूं, और उसके बाद हम अनिल त्रिपाठी जी को सुनेंगे। इसमें संप्रेषण को लेकर, कविता को लेकर और भाषा को लेकर कुंवर जी विचार करते हैं। आज और आज से पहले जो उनकी पुस्तक है, विचारपरक पुस्तक, उसमें वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं, कोट कर रहा हूं, संप्रेषण की तकनीकों का विकास शब्दों की दुनिया के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं है। शब्दों का बहुत बड़ा संसार है। वे लिख रहे हैं, शब्दों का बहुत बड़ा संसार है। कविता की उसमें एक छोटी सी लेकिन अनिवार्य जगह बनती है। कहीं हमारे दिल, दिमाग और आत्मा के बहुत नजदीक, कभी कभी हमसे इतनी अभिन्न कि हमें दिखाई तक नहीं देती, लेकिन उसके बेजान पड़ते ही हम अपने अंदर और बाहर एक अजीब तरह का उखड़ापन और निरस्ता अनुभव करने लगते हैं। कविता का उत्स जैविक है। उसके लक्षण हमारे जीवाश्मों में बसे हैं, हमारे हृदय की गति और लय की तरह। और इसी में वे आगे इस बात को भी लिखते हैं, जिसकी ओर
मैंने शुरुआत में ही 14 सितंबर के बहाने से यह बात रखी। कुंवर जी लिखते हैं, भाषा के पर्यावरण में कविता की मौजूदगी का तर्क जीवन सापेक्ष है। उसके प्रेमी और प्रशंसक हमेशा रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत समर्पित। कविता के अस्तित्व और उसकी सार्थकता का शायद इतना बड़ा आधार काफी है। तो मित्रों, एक ऐसा कवि जो अपने पहले ही संग्रह से उतना ही मैच्योर, उतना ही परिपक्व दिखता है, जो तीसरा सप्तक में शामिल है और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गरिमा के साथ शामिल है, जो 3-3 खंड काव्य लिखता है और कविता को लेकर किसी भी बड़बोलेपन से बचता हुआ बहुत सटीक बात कहता है, कविता की सीमा भी जानता है और उसकी जरूरत को भी पहचानता है। कितनी बड़ी बात है कुंवर जी जो लिख रहे हैं कि उसके प्रेमी और प्रशंसक हमेशा रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत समर्पित। कुंवर जी स्वयं एक ऐसे ही समर्पित कवि व्यक्तित्व हैं। आज उनके इस पक्ष पर हम सविस्तार अनिल त्रिपाठी जी को सुनेंगे। तो आइए मित्रों, हम उनको आमंत्रित करते हैं, स्क्रीन पर उन्हें लाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जी अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद अर्पण जी, नमस्कार। और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर, कुंवर जी के कवि व्यक्तित्व पर अपनी बात रखें और फिर हम लोग आगे अपने दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं, अपने सुनने वालों से भी अनुरोध करते हैं कि वे चाहें तो बीच बीच में कुछ प्रश्न भी रख सकते हैं। बेशक हम उन्हें अनिल त्रिपाठी जी के वक्तव्य के अंत में लेंगे। जी अनिल जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके इस योजना का हिस्सा बनकर। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे लगता रहा है हमेशा कि 20वीं शताब्दी की हिंदी कविता और खास के आजादी के बाद की हिंदी कविता का जो स्थापत्य या जो शिल्प निर्मित हुआ, उस निर्माण में कुंवर नारायण जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि नई कविता में शुरुआत अज्ञे ने की थी और तार सप्तक के पहले कवि मुक्तिबोध ने की थी, लेकिन आगे चल करके जिन 3 बड़े कवियों ने इस पूरे दौर को देखा और उसका एक रास्ता बनाया, उनमें से रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह बहुत प्रमुख हैं। क्योंकि ये 3 ऐसे हैं जो नई कविता और उसके बाद की कविता, जब मैं कह रहा हूं तो अकविता आंदोलन के पहले का जो पूरा दौर है, उस कविता के बनावट में इन कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप कह सकते हैं कि नई कविता के अंतःकरण के आयतन का जो निर्माण है, इन कवियों ने किया। तो कुंवर नारायण बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। महत्वपूर्ण क्यों है कुंवर नारायण? सवाल ये है। आप देखें कि कुंवर नारायण की जो काव्य यात्रा है, अगर उस पर मैं थोड़ा सा निगाह डालूं, तो उनका पहला जो संग्रह है वो 1956 में आया और 1956 और नई कविता मोटे तौर पर यह माना जाता है कि दूसरा सप्तक से शुरू हुई और 1956 या 1959 में जब तीसरा सप्तक आया जिसमें कुंवर नारायण जी शामिल हुए, तो नई कविता का वो एक ऐसा दौर है जहां पर इन कवियों ने, खासकर दूसरा सप्तक के बाद के आने वाले जो कवियों ने, उसको नई कविता के जो खास बिंदु हैं उसको लेकर के अपनी बातें रखनी शुरू की। और कुंवर जी का जो वक्तव्य है तीसरा सप्तक में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर वो कहते हैं कि मेरे लिए भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का हर नियोक्ता या शब्दों का हर नियोक्ता और नियोक्ता
की बजाय बल्कि कहिए कि शब्दों का हर प्रयोक्ता उसे एक नया संस्कार देता है। तो जो भाषा मिली हुई है हमको, उस भाषा में हम क्या जोड़ सकते हैं, उस भाषा के मार्फत हम अपने समकालीन जीवन की संवेदनशीलता को किस तरह से प्रकट कर सकते हैं, ये बात जो है कुंवर नारायण ने अपने उस तीसरा सप्तक की भूमिका में कहा। और ये भी बताया कि मैं वैचारिक धरातल पर मैं बहुत ज्यादा जो विचारधारा के जो दर्शन है, उससे ज्यादा मैं जीवन का जो दर्शन है, समकालीन जीवन का जो दर्शन है, वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो एक प्रारंभिक दौर से ही वो जो प्रस्थान बिंदु है कि मैं विचार से ज्यादा जीवन को पकड़ूंगा, ये कुंवर नारायण में हमें दिखता है और ये एक बड़ी बात है। आप देखिए तीसरा सप्तक की जो कविता है उसमें जो कविताएं शामिल हैं, उन कविताओं में एक कविता है घर, और घर रहेंगे एक कविता है। मुझे याद है कि कुंवर नारायण की किसी भी कविता से मैं ये जो कविता है घर रहेंगे, ये मेरे कान में सबसे पहले पड़ी। और विद्यार्थी होने के नाते जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय मेरे अध्यापक ने ये कविता सुनाई और कहा, और पहली जो पंक्ति है कि घर रहेंगे हम ही उनमें न रह पाएंगे, घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे, अनर्गल जिंदगी ढोते किसी दिन हम एक आशय तक पहुंच बहुत थक जाएंगे। ये कुंवर नारायण की वो कविता है जिससे मेरा पहला साक्षात्कार हुआ। और इस कविता के ठीक बाद घर को ही लेकर के गालिब का एक शेर सुनाया उस क्लास में, ये घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे एक हसरते तामीर सो है। तो मुझे कुंवर नारायण की इस कविता और गालिब के उस शेर के बीच के संबंध को व्याख्यायित करने में थोड़ी मुश्किलात जरूर हुई, लेकिन मुझे अंततः ये लगा कि ये जो एक आशय तक पहुंच सहसा हम थक जाएंगे, तो जीवन के जिस आशय की खोज कुंवर नारायण ने अपनी काव्य यात्रा के माध्यम से की, उन आशयों में जो पहचान के बिंदु हैं वो क्या है, ये एक सवाल जो है बनता है कुंवर नारायण की काव्य यात्रा को समझने के अनुक्रम में। मुझे बराबर ये लगता रहा है कि 20वीं शताब्दी की हिंदी कविता में ऐसे बहुत कम लोग हैं या ऐसे बहुत कम कवि हैं, मैं कहूंगा उंगलियों पर 3 या 4 कवि, जिन्होंने जीवन दर्शन को या जीवन की जो सच्चाइयां हैं, जीवन के सामने जो मुश्किलात हैं, जीवन के सामने जो प्रमुख तत्व हैं, उन तत्वों या उन सत्यों की खोज के अनुक्रम में दर्शन की ऊंचाई तक जो गए हों, ऐसे कवि कम हैं। और मुझे बराबर ये लगता रहा है कि कुंवर नारायण 20वीं सदी के अंतिम दार्शनिक कवि हैं। मैं जब दार्शनिक कवि कह रहा हूं तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये जो दर्शन का पक्ष है, जो आप देखें कि कामायनी में समरसता के दर्शन की बात थी, अज्ञेय के यहां भी दर्शन आता है, निराला के यहां भी दर्शन है, अद्वैत दर्शन है। और नई कविता के कवियों में, खास के अज्ञेय के बाद के कवियों में, आपको ये लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा कवि नहीं है जो अपने अतीत से, अपनी परंपरा से वो दर्शन और विचार लेकर के आज के जीवन के सम्मुख उपस्थित हो जाए और
उसके मार्फत या उसके जरिए आज के जीवन की व्याख्या करें। तो कुंवर नारायण ये काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 20वीं शताब्दी के या 20वीं सदी के अंतिम दार्शनिक कवि हैं। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि कुंवर नारायण में एक जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, एक जो कह लीजिए कि ब्रह्मांडीय चेतना है, वो बाकी कवियों की तुलना में बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं कहूंगा कि वो जमीन है जिस पर कुंवर नारायण जब खड़े होते हैं तो बाकी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक बातचीत के क्रम में उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी काव्य यात्रा में ये जो पड़ाव आए, ये जो विभिन्न आपका जो रास्ता है, उस रास्ते के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वो रास्ता आपने अलग से कैसे अख्तियार किया? कुछ इसी तरह का सवाल था। और कुंवर नारायण जी ने उसका जो जवाब दिया था वो रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक कविता का अंश उन्होंने उद्धृत किया और कहा कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. मैं इस बात को थोड़े संकोच के साथ कहना चाहूंगा और कि दो रास्ते जंगल में जाते थे और मैंने उस रास्ते को अख्तियार किया या मैं उस रास्ते पर चला जिस पर कम लोग जाते हैं। लेस ट्रेवल्ड बाई, कम लोग जाते हैं, मैंने उस रास्ते को अपनाया और उस रास्ते को अपनाने के कारण ही ये जो मेरी जो काव्य यात्रा है वो बाकी लोगों से अलग दिखाई देती है। लगभग ये सेंस बातचीत के क्रम में कुंवर जी ने दिया। ये जो दूसरी यात्रा है क्या है? चक्रव्यूह की कविताओं को अगर आप देखेंगे और परिवेश हम तुम की कविताओं को देखेंगे और उसके पहले तीसरा सप्तक की कविताओं को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो जो अज्ञेय के द्वारा बनाए गए जो पैमाने हैं उसको ध्यान में रखते हुए बहुत खूबसूरत बिंबों के मार्फत और जीवन के तमाम सारे संदर्भों को कुंवर जी रख रहे हैं। लेकिन एकाएक जो बदलाव आता है वो बदलाव आता है आत्मजयी से। आत्मजयी 65 में आई और उसने कुंवर जी की कविता के कह लीजिए कि बुनियादी जो भूमि है उसको उसने बदल करके रख दिया, क्योंकि ये एक बड़ा साहस का काम था कि कोई नई कविता का कवि उपनिषदों तक जाकर के कठोपनिषद से उन्होंने वो चरित्र लिया नचिकेता का और नचिकेता के चरित्र के मार्फत से अपने जीवन के समक्ष जो मूलभूत चुनौतियां हैं और जो लगभग अंतिम सत्य की तरह है, मृत्यु के जो सवाल हैं, जीवन और मृत्यु के सवाल में जो मृत्यु का सवाल है, उसको उन्होंने नचिकेता के मार्फत से समकालीन जीवन का हिस्सा बनाया। आप कह सकते हैं कि जैसा कुंवर जी ने खुद कहा है कि मैंने आत्मजयी में मृत्यु से जीवन की ओर की जो यात्रा है, मृत्यु की ओर से जो जीवन को देखने का ढंग है, वो मैंने उस नचिकेता के मार्फत आत्मजयी में किया है। आप सोच सकते हैं कि 65 में जो किताब आ रही है और उसके बाद से 2010 में 45 लगभग 45 वर्ष के बाद उसी संदर्भ के साथ एक दूसरी पुस्तक उनकी आती है, आप कह सकते हैं प्रबंध काव्य की तरह, बाजश्रवा के बहाने। और बाजश्रवा के बहाने में कुंवर जी ने कहा कि जहां आत्मजयी में मृत्यु की ओर से जीवन को देखने की कोशिश की गई थी, वहीं बाजश्रवा के बहाने में जीवन की ओर से मृत्यु को देखने की कोशिश है। तो मैंने कहा कि ये सारे दार्शनिक सवाल हैं, लेकिन कोई भी दार्शनिक सवाल
जैसे मैंने कहा शून्य में नहीं पैदा होता, वो मूलतः अपने जीवन के सवालों को ही सामने ले आता है। तो जीवन के जो सवाल हैं, जीवन और मृत्यु के जो सवाल हैं, उसको कुंवर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से रखा। आप कह सकते हैं जीवन, मैं उन्हीं के शब्दों का अगर सहारा लूं तो मैं कह सकता हूं जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की ये कविताएं हैं, कुंवर जी ने खुद कहा। तो जीवन की सृजनात्मक संभावनाएं, क्योंकि जहां जहां से भी जीवन को ताकत मिले, जीवन को जहां जहां से भी, क्योंकि विचार से बड़ा जीवन है और कुंवर जी जीवन को चुनते हैं। इसीलिए और इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं वो, कि आप देखें कि आत्मजयी या बादशाह दोनों में ही अगर आप देखें, जहां पर लोग कहते हैं कि द्वंद्व, कुंवर जी कहते हैं द्वंद्व से ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है अन्य के साथ समत्व की भावना का संबंध। ये जो द्वंद्व है, वहां पर द्वंद्व के संघर्ष को देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुझे ये लगता है कि जो चीजें हैं उनके बीच में क्या कोई एक समत्व या क्या कोई कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। और वो बार बार ये कहते हैं कि केवल संघर्ष ही संघर्ष तो जीवन में नहीं है, बहुत सुंदर सुलहें भी हैं। तो ये जो बहुत सुंदर सुलहें हैं जीवन में, जीवन के वे हिस्से जहां पर संघर्ष के अलावा भी, जहां से जीवन अपना खाद पानी और रसद प्राप्त करता है जीने के लिए, वो जिजीविषा की जो मूल ताकत है, पुरानी शब्दावली में कहूं, वो जो आस्था के सवाल हैं। आस्था किसी कह लीजिए कि लोकोत्तर शक्ति के प्रति आस्था नहीं, जीवन के प्रति आस्था। इसी जीवन में जीते हुए जीवन जिए जाने की जो अनिवार्य तर्क है उसके प्रति जो आस्था है, उसको लेकर के वो बार बार जो है बात रखते हैं। प्रायः ये हम लोग ये मानते रहे आगे चल करके कि जो प्रगतिशील भूमि है, जहां पर आप कह सकते हैं कि मार्क्सिज्म और तमाम सारे जो विचार आए, उस पृष्ठभूमि से बिल्कुल अलग, या उस विचार से बिल्कुल अलग कुंवर जी लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि जो हमारी जो भारतीय परंपरा है, उसमें जो दर्शन की परंपरा है, वहां से मेरी कविता ज्यादा ताकत लेती है। इसीलिए अपने शुरुआती और वो ताकत कहां कैसे कैसे लेती है, इसके बारे में वो कई बार बातचीत रखते हैं। उस बातचीत के क्रम में ही वो कई बार बताते हैं कि जो कथ्य है उससे ज्यादा शिल्प भी महत्वपूर्ण है। और एक जगह तो उन्होंने कहा कि कई बार शिल्प से शिल्प वो बात कहा जाता है, लगभग इसी आशय की बात है वहां पर, कि शिल्प वो बात कह जाता है जो कई बार कथ्य नहीं कह पाता। तो कविता में शिल्प का कितना बड़ा महत्व है, कविता में शब्द का कितना बड़ा महत्व है, मलारमे को वो बार बार याद करते हैं। कई बार मैंने देखा कि बातचीत के क्रम में मलारमे को याद करते हैं। तो ये जो उनके जो प्रिय कवियों में से हैं मलारमे, पॉल बेलरी, तो ये सारे लोग जहां पर शब्द की सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, उसके प्रयोग की सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर संकेत साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, उन सबको जो है कुंवर जी अपनी कविता में ले आते हैं। और कविता के संदर्भ में उनका स्पष्ट मानना है कि कविता मूल रूप से एक जैविक और सांस्कृतिक चेतना है। जैविक और सांस्कृतिक चेतना, जीवन से जुड़ी हुई, और जो जीवन लंबे समय से, या कह लीजिए कि हजारों लाखों साल से चला आता जा रहा है, उस जीवन में जो तमाम सारे इवोल्यूशंस हुए हैं, तमाम सारे जो उसके जीवन जीने के क्रम में पाए हुए जो मूल्य हैं, जिसे वो सांस्कृतिक चेतना कह रहे हैं, तो ये उनकी कविता का मैं कहूंगा कि मूल उत्स है। उसके बाद तो एक ये बड़ा पक्ष है कि आप देख रहे हैं कि आत्मजयी से लेकर के बादशाह के बहाने, जैसे लगता है कि पूरी श्रृंखला एक और काल की जो चक्रीय अवधारणा है लगभग, जिसके बारे में कुंवर जी कहते थे कि मेरा विश्वास काल की चक्रीय अवधारणा में है।
तो लगभग ऐसा लगता है कि उनकी काव्य यात्रा भी एक पूरा चक्र जो है वो अपनाती है। इस बीच में कई पड़ाव आए और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। और मैं ये कहूंगा कि जैसे आप देखें चक्रव्यूह से लेकर के परिवेश हम तुम में, कमरे में धूप कविता, कभी आप सोचें ये परिवेश हम तुम की कविता है। ये लगभग उस दौर की कविता है जब इन कवियों में ये पूरा ही विश्वास था कि कवि कविता की दुनिया के नागरिक होने के अनुक्रम में अपनी नागरिकता का शुल्क जो है वो एक बिंब रच करके चुकाता है। जैसे उस दौर के प्राय ये कवि मानते थे। तो परिवेश हम तुम्हें बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि इमेजेस, बहुत खूबसूरत इमेजेस के साथ सामने आती हैं। मैं एक कविता का हिस्सा पढ़ रहा हूं आपको। आप देखें कि जो इमेजरी है जो वो कैसे कैसे आ रही है। हवा और दरवाजों में बहस होती रही, कविता का शीर्षक है कमरे में धूप। हवा और दरवाजों में बहस होती रही, दीवारें सुनती रहीं, धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी, किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। अब आप देखें कि ये जो, और ये दिलचस्प है कि ये जो कविता है प्रायः ये माना जाता है कि बिंबों के लिए हम एक ठोस वस्तु को सामने ले आते हैं। यानी कि बिंब जो है वो जब भी एक बिंब का निर्माण होगा तो बिंब के निर्माण की प्रक्रिया में प्रायः जो बिंब है हम अपनी संवेदनशीलता को या कविता में जो कही जाने वाली जो चीजें हैं उनको हम एक ठोस वस्तु से लेकर के आएंगे। यहां पर आप देखें कि हवा और दरवाजे, ये जो बहस करना है, ये जो बहस है ये कभी ये संभव करा सकता है कि हवा और दरवाजों में बहस होती रही, दीवारें सुनती रही। यानी कि जो दीवार क्या है, दीवार जो है वो एक प्रकार से कह लीजिए कि जिसमें जान नहीं है, लेकिन यहां पर दीवार को ही एक पूरी तरह से चरित्र में बदल दिया गया और एक श्रोता की तरह, एक श्रोता जिसके आंख कान नाक खुले हों, लगभग उस तरह के दीवार को एक कैरेक्टर के रूप में रूपांतरित किया। तो हवा और दरवाजों में बहस होती रही, दीवारें सुनती रहीं, धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी, किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। सहसा किसी बात पर बिगड़कर हवा ने दरवाजे को तड़ से एक थप्पड़ जड़ दिया। खिड़कियां गरज उठी, अखबार उठकर खड़ा हो गया, किताबें मुंह बाए देखती रहीं, पानी से भरी सुराही फर्श पर टूट पड़ी, मेज के हाथ से कलम छूट गई, धूप उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। तो ये मैंने कहा कि ये उस दौर में परिवेश हम तुम में ये कविता शामिल है। ये उस दौर में जो इमेजिज्म का, जो बिंबवाद का जो असर है, और नई कविता पर आप जानते हैं कि एक समय में ये माना गया कि बिंबों का प्रयोग, और शमशेर से लेकर के केदार जी से लेकर के सभी कवियों ने इसका उपयोग किया, अज्ञे ने किया। और कुंवर जी की भी कविता में वो बहुत ही खूबसूरत बिंब अलग अलग कविता में उस दौर में आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो भाषा है, ये जो इमेजिज्म का जो दौर है, वो जब अपने सामने तक पहुंचता है, अपने सामने 1979 में संग्रह आया, तो उस भाषा में व्यापक परिवर्तन आता है। असल में एक कवि की पहचान क्या है? कवि अपने ही बना, एक बड़ा कवि वो होता है जो अपने ही बनाए गए, अपनी ही बनाई गई कविता के मूल्यों को खुद ही तोड़ करके आगे बढ़ता है। यानी कि अपनी कविता से वो होड़ लेता हुआ उस कविता की के स्ट्रक्चर को, उसकी भाषा को और भी तरीके से जो भी संभव हो सकता है उसको तोड़ करके वो आगे बढ़ करके एक नए मुकाम की रचना कर देता है। तो कुंवर जी ने भी ये किया। आप कल्पना करें लापता का हुलिया जैसी कविता,
ये कुंवर जी की कविता है। रंग गहुआ ढंग खतिहर, उसके माथे पर चोट का निशान, कद 5 फुट से कम नहीं, ऐसी बात करता उसे कोई गम नहीं, तुतलाता है, उम्र पूछो तो हजारों साल से कुछ ज्यादा बतलाता है, देखने में पागल सा लगता है नहीं, कई बार ऊंचाइयों से गिरकर टूट चुका है, इसीलिए देखने पर जुड़ा हुआ लगेगा हिंदुस्तान के नक्शे की तरह। अब आप लापता का हुलिया जो कविता है, इसकी भाषा, इस भाषा और इस कविता के मार्फत जो कथ्य है जिसको संप्रेषित करना कवि चाह रहा है, वो कितना बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कि 61 से 79 के बीच में, 18-20 साल के बीच में, और आप देखेंगे कि परिवेश हम तुम में ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जहां पर आपको ये चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक परिवर्तन, यानी परिवेश हम तुम की कविताएं एक व्यापक परिवर्तन, एक व्यापक परिवर्तन तो मैं कहूंगा चक्रव्यूह से 1956 से, जब वो 1965 में, यानी कि 9-10 साल में जब वो आत्मजयी लिखते हैं, और उसके बाद से जब अपने सामने की कविता आती है, तो वहां पर एक व्यापक परिवर्तन, एक व्यापक शब्द न कहें तो एक कह लीजिए कि एक मेजर चेंजेज खुद उनके अपने क्राफ्ट में, अपने शिल्प में, अपनी भाषा में, अपने कथ्य में वो बदल करके ले आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कहां कमरे की धूप और कहां लापता का हुलिया, ये दोनों दो छोर हैं कविता के, दोनों दो छोर है भाषा की संभावनाओं के। तो यहां पर ऐसे ही 1993 में उनका जब संग्रह आया कोई दूसरा नहीं, तो आप कह सकते हैं कि उसमें उसकी एक कविता जो बहुत ही मशहूर कविता हुई और 1993 में लिखी गई, और कुंवर जी के न रहने के बाद ज्यादातर वो कविता काफी लोगों ने उसको लगाया अपनी पोस्ट पर और अपने लेखन में। मुझे याद है कि मैं भारत भवन एक बार गया था, तो उस कविता का पोस्टर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना करके उन लोगों ने पूरी एक गैलरी में कुंवर जी की बहुत सारी कविताओं के पोस्टर्स बना करके रखे हुए हैं वहां पर। तो उसमें वो कविता भी है, और वो कविता कोई दूसरा नहीं संग्रह 93 में आया। कुंवर जी के निधन के आप कह लीजिए कि लगभग 23-24 वर्ष पहले वो कविता लिखी गई होगी। वो कविता है अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूंछे नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरे पर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं, अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा, अब की अगर लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। ये कविता एक ऐसी कविता है जो मैंने कहा कि जिसमें पूरा एक स्वप्न, एक कवि की आकांक्षा, एक आकांक्षा, उसका स्वप्न, एक पूरी विश्व दृष्टि इसमें शामिल है। बृहत्तर, मनुष्यतर, कृतज्ञतर और पूर्णतर, ये 4 ऐसे यहां पर शब्द हैं जिनसे पूरी कविता जो है बनती है। अगर ये 4 शब्द हटा दिए जाएं तो पूरी कविता भरभरा करके गिर जाएगी। और यही 4 शब्द एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कवि की विश्व दृष्टि के चौकन्ने महत्वपूर्ण बिंदु है। मनुष्यता को छींचते जाते हुए देखने का जो ये दौर है, ऐसे में मनुष्यतर होना
प्रायः हम कम मनुष्य होते जा रहे हैं, ऐसे में मनुष्य थोड़ा सा ज्यादा मनुष्य होना, ये कब की आकांक्षा है, कब का स्वप्न है? बृहत्तर यानी कि सामाजिक जीवन संदर्भों और सरोकारों में ज्यादा बड़ा बन करके सामने आना, ये बातें इस कविता में है। तो कुंवर जी की जो ये कविताएं हैं, मैंने कहा, ये खुद उनकी जो जीवन दृष्टि है, जो काव्य दृष्टि है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और ये कोई दूसरा नहीं, जब संग्रह आया तो इसमें ये कविताएं शामिल थी। इसी दौर की कई कविताएं ऐसी भी हैं जो जिसमें बहुत व्यापक परिवर्तन आपको दिखाई देगा और आपको लगेगा कि कुंवर जी भाषा की जो ध्वस्त पारिस्थितिकी है, उस पारिस्थितिकी में अपनी काव्य संवेदना के मार्फत और अपनी भाषा के मार्फत एक कविता के क्षेत्र में या कविता की जमीन पर एक नई संवेदना रोपने की बात कर रहे हैं। तो वो जो ध्वस्त भाषा की पारिस्थितिकी है, उनकी इसी नाम से एक महत्वपूर्ण कविता है, भाषा की ध्वस्त पारिस्थितिकी में। तो उस पारिस्थितिकी में उन्होंने अपनी संवेदना से बहुत सारी चीजें रोपी और वो प्रायः उनकी कोशिश क्या है? उनकी कोशिश ये है कि जो साहित्य की जो मुख्य चिंता क्या है, बकौल कुंवर नारायण जी, उन मानवीय तत्वों की पहचान जो किसी भी देश काल में बेईमानी नहीं हो सकते, बेमानी नहीं हो सकते। तो यानी कि उन मानवीय तत्वों की पहचान और उनकी रक्षा का दायित्व कवि पर है, और जो सभी देश काल में हर समय जिनका अर्थ, जिनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। आप देखें कि ये कविता मुझे लगता है कि एक कविता उनकी है जो जिसमें वो कहते हैं कि मैं पूरे शहर में घूम आया और इस बार मुझे किसी ने अपमानित नहीं किया। इस तरह की कविता है उनकी एक। तो उसमें जगह जगह की, मुझे किसी ने गाली नहीं दी, मेरा किसी ने अपमान नहीं किया। ये क्या है कि एक ऐसे दौर में हम पहुंच गए जहां पर ये बिल्कुल ही कह लीजिए कि एक स्वप्न है। और कुंवर जी कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि मानवीय तत्वों की पहचान और रक्षा, तो ये कविता उससे जाकर के सीधा जुड़ती है। तो जीवन जिए जाने के अनुक्रम में ऐसे मानवीय मूल्य जिनका जिक्र कुंवर नारायण की कविता में है, वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसी तमाम सारी कविताएं उनकी हैं जहां पर इस तरह के मानवीय मूल्य और इस तरह के जीवन हमको देखने को मिलते हैं। एक और कविता है उनकी, और मुझे बहुत महत्वपूर्ण कविता लगती है। वो कविता है एक अजीब सी मुश्किल। एक अजीब सी मुश्किल कविता इसलिए है क्योंकि जो जिस तरह का दौर हम देख रहे हैं, उस दौर में बाकी सबको भुला दिए जाने, नष्ट कर दिए जाने की एक होड़ सी लगी हुई है। आज हिंदी दिवस है और इस अवसर पर मैं कुंवर नारायण जी की कविता जरूर पढ़ना चाहूंगा आपके सामने कि जो किसी भी भाषा का जो कवि है, अब वो तो उसके सामने कोई बाउंड्री नहीं है, वो बाउंड्रीलेस है। वो दुनिया के किसी भी भाषा के साहित्यकार से या कृतिकार से, रचनाकार से वो अपनी ऊर्जा ले सकता है या लेता है। तो एक जो सिंसियर पोएट होगा, एक जो बड़ा कवि होगा, उसके लिए मैंने कहा कि भाषा की कोई बाउंड्री नहीं। तो एक अजीब सी मुश्किल जो है वो क्या है? ये इन दिनों जो बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह मेरी नजर में है,
उसमें एक कविता ये है, और उस कविता को मैं आपके सामने रख करके कुछ बातें यहां पर रख रहा हूं। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन छीड़ पड़ती जा रही है। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों कि मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन छीड़ पड़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि जहां पर नफरत की ही खेती करने में लोग मुब्तला हों, वहां पर एक कवि ही ये बात कह सकता है कि मेरी नफरत कर सकने की जो ताकत है वो दिनों दिन छीड़ पड़ती जा रही है, और पढ़ना भी चाहिए। एक कवि की तो आकांक्षा यही होगी। तो ये बात वो कह रहा है। तो ये जो मैं इसको कहूंगा कि बिल्कुल वर्तमान में जब मैं ये कविता पढ़ रहा हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक के बरक्स मैं एक इस सच्चाई को सामने रख रहा हूं। एक तरफ जहां नफरत की खेती, जहां उसके बढ़ने की तमाम कह लीजिए कि संभावनाएं हैं, तमाम सारे उसके उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, वहां पर एक कवि अपनी ये बात रख रहा है कि एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन छीड़ पड़ती जा रही। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते, जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते, जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता, तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। मुसलमानों से नफरत करने चलता तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने? सिखों से नफरत करना चाहता, तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता। और ये कंबन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने को कि वे मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं, बिना बिना इन्हें अपनाए। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है, मगर कभी मित्र, कभी मां, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता हूं। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लूं। पर होता है इसका ठीक उल्टा। कोई न कोई, कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रहा ही नहीं जाता। दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा, और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक कवि की, मैंने कहा कि एक कवि की आकांक्षा है, एक कवि का जो स्वप्न है, एक कवि जो जिस सौंदर्य का सपना देख सकता है, वो ये है कि जहां पर किसी भी प्रकार की जो दीवार है उसके आड़े नहीं आती, वो सबको ध्वस्त करता हुआ चीजों को देखता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये कविता। तो कुंवर जी की पूरी काव्य यात्रा में इस तरह की अनेक कविताएं आपको मिलेंगी, जो आपको बार बार आपको इस तरफ संकेत करती हुई मिलेंगी। आप के सामने जीवन के पक्ष में बिल्कुल दृढ़ता के साथ खड़ी हुई मिलेंगी, और एक जो पूरे सामूहिक और समवाय जीवन के लिए जो मूल्य जरूरी हैं, उन मूल्यों के पक्ष में अपना अभिमत प्रकट करते हुए आपके सामने मिलेंगे।
एक कविता मैं और आपके सामने रखना चाहूँ, जख्म, बहुत ही खूबसूरत कविता है, छोटी कविता है, जख्म। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। वो नारायण के प्रिय कवि हैं गालिब, मीर को बहुत याद करते हैं। कोई मेरे दिल से पूछे मेरे तीरे नीमकश को, ये खलिस कहां से होती जो जिगर के पार होता, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। दो कवि, दो अलग अलग भाषा के बड़े कवि किस तरह से ऐसे प्यार के, प्रेम के जख्म की बात कर रहे हैं। तो दिनों दिन दुनिया में जो चीज खत्म हो रही है वो क्या है? वो जीवन में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में, और यही नहीं, कुंवर जी तो कहते हैं कि जो प्रकृति है ना, प्रकृति जिसमें नदियां हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, जीवन है, इन सबका जो इन सब से जो मनुष्य का एक रागात्मक रिश्ता है, उस रागात्मक रिश्ते पर जिस कदर इस दौर में चोट पड़ी है, या आप कह लीजिए कि पिछले कई वर्षों से, पिछले लगातार जो है पिछले 30-40 वर्षों से आप कह सकते हैं, जबकि वो हमारे हिस्से हैं। और ये चोट पश्चिम में तो ज्यादा पड़ी, हमारे यहां भी खास करके 1990 के बाद अंधाधुंध जो विकास का रास्ता हमने अपनाया, उस विकास के रास्ते में हमने अपने आसपास के जीवन को, अपने आसपास की पारिस्थितिकी को, अपने आसपास के पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये जो दृष्टि है, उस दृष्टि में बदलाव कैसे हो, ये जो दोहन और शोषण की जो सोच है, उसको कुंवर जी रेखांकित करते हैं और प्रश्नांकित करते हैं कि भारत की तो अपनी परंपरा ये रही है कि वो प्रकृति के साथ सहयात्री रहा है, उसके प्रकृति उसके जीवन में भागीदार रही है। तो दोनों का जो एक रिश्ता है वो लगभग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की तरह बढ़ता रहा है। ऐसा नहीं कि एक को खत्म करके दूसरा आगे बढ़े, ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा भारत में, भारतीय जीवन पद्धति में। और पश्चिम में वो कहते हैं कि डार्विन की पूरी थ्योरी सर्वाइवल पर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भारत या भारतीय जीवन दर्शन का तो हिस्सा नहीं रहा। तो उसको कैसे जो है अपनी कविता के मार्फत, अपनी रचना के माध्यम से कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये एक जद्दोजहद, ये एक कोशिश आपको कुंवर नारायण की कविता में लगातार मिलेगी। और ये जो बदलाव है, इस बदलाव को भी कैसे रेखांकित किया जाए। एक बार किसी ने पूछा कि ये बदलाव किस तरह से आप महसूस करते हैं, ये जो चाहे वो जीवन का बदलाव हो, कविता का बदलाव हो, या जो जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, उसको कैसे। उसमें उन्होंने ऑसबॉर्न का उदाहरण देते हुए एक बार कहा कि ये जो पीढ़ियों का जो अंतर है, उस पीढ़ियों के अंतर में ये जो गैप्स हैं, उन गैप्स को देख करके जो है कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं। कि पिता को तो लगता है, उन्होंने एक नाटक जो है लुक बैक इन एंगर, ऑसबॉर्न का नाटक है, उसके एक पात्र के माध्यम से बात कही कि पिता को गुस्सा आता है कि सब कुछ बदल गया है, और मुझे गुस्सा आता है कि कुछ भी नहीं बदला। तो ये जो पीढ़ियों का के जो देखने की जो दृष्टि है, जो परिवर्तन है, तो क्या उसमें
इन दोनों के बीच के गैप्स में एक समत्व के संबंध की संभावना देखी जा सकती है। क्या एक सातत्य और निरंतर के क्रम में इस पूरे जीवन को या इस पूरे परिवर्तन को देखा जा सकता है? तो कुंवर जी की कविता आप कह सकते हैं कि इन बातों की और इन चीजों की एक पहचान करती है, एक मौलिक शिनाख्त करती है। और मुझे जो सबसे बड़ी चीज कुंवर जी की कविता की लगती है वो ये कि उन पर बिना बहुत ज्यादा वैचारिक आग्रहों के वो जीवन के बहुत करीब जाते हैं, जीवन से जुड़े हुए जो मसले हैं उसको सामने ले आते हैं। यानी कि विचार या विचारधारा का बहुत ज्यादा गहरा दबाव या बहुत ज्यादा उस पर जो असर हो सकता है, दबाव हो सकता है, उसको बिल्कुल ही वो नहीं महसूस करते। बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो ऐसे तत्वों की पहचान और रक्षा का सवाल जो हमेशा ही किसी भी देश काल में जीवन के लिए बेमानी न हो, तो ऐसे मानी परख मूल्यों की पहचान और रक्षा उनकी कविताओं में आपको लगातार दिखाई पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है कि आपको कुंवर जी की कविता में दिखाई पड़ती है। तो अगर कुछ और सवाल अर्पण जी पूछना चाहें या रखना चाहें और कोई बात हो तो मुझे लगता है कि मैं इस पार्ट को और आगे बढ़ा सकता हूं। अर्पण कुमार जी सुन रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। हाँ। और बहुत ही सारगर्भित चर्चा रही मित्रों। और एक प्रश्न आया हुआ है अनिल दीक्षित जी का, वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अनिल जी लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि काव्य सर्जना के लिए हमें कुंवर जी से क्या संदेश लेना चाहिए? ये बहुत ही ठीक सवाल है और मैंने पूरी बातचीत के क्रम में जो सामने रखा वो ये कि एक कवि का संदेश क्या है। एक कवि का संदेश साफ साफ ये है कि जीवन के सामने जो संकट हों, जो मुश्किलात हों, उस संघर्ष, उस मुश्किलात और संकट के बीच से जो मानवीय जो हमारे तत्व हैं, जो मनुष्य को मनुष्य होने की तरफ प्रेरित कर सकें या मनुष्य को कमतर जो मनुष्य न बनाएं, ऐसे जो मानवीय मूल्य हैं उनकी रक्षा, उनकी पहचान, ये बहुत बड़ी बात है। और कविता की दुनिया के अगर आप नागरिक हैं तो निश्चित तौर पर जीवन सबसे बड़ी चीज है। तो उस जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, उस जीवन में प्रेम और सौंदर्य कैसे बचा रहे, इसके लिए जो भी आप कर सकते हो वो आप करें और कविता में उसको सामने ले आए। तो यही उनका जो है मुख्य रूप से संदेश है, अगर हम कुछ संदेश ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, भाषा के संदर्भ में जो बात उन्होंने कई बार कही कि भाषा को सहूलियत से बरतना हमको सीखना चाहिए। उनकी कविता की लाइन में आता है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो भाषा को सहूलियत से बरतना, ये सहूलियत से बरतना का क्या तात्पर्य है? यानी कि जो भाषा हमारे जीवन की है, जीवन के जो बहुत नजदीक की भाषा है, उस भाषा को कविता के भाषा के रूप में स्वीकार करना, ये लगातार जो है कुंवर जी करते हैं। तो भाषा का उनके लिए कोई वो तो कहते हैं कि मैंने अपने को भाषा तमाम भाषाओं की ओर उन्मुख अवस्था में छोड़ रखा है और इसलिए वो शब्दावली उनके यहाँ या संवेदनाएं उनके यहाँ इस संदर्भ के बहुत सारे रेफरेंसेस के तौर पर सामने आते हैं। उन्हें गालिब और मीर उतने ही पसंद है, उन्हें वाल्ट हुटमैन से लेकर के पाल बेलरी और मैंने कहा कि मलार में उतने ही प्रिय हैं, टी.एस. इलियट उतने प्रिय हैं और दूसरे भाषाओं के अन्य कवि जो भारतीय भाषाओं के हमारे जो बड़े रचनाकार हैं उनको प्रिय हैं।
तो जो भी बड़े से बड़ा रचनाकार है पूरी दुनिया में, उससे वो ताकत लेते हैं। और कई बार वो कहते हैं भी कि मैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप नई बात आप कर रहे हो और एक रेफरेंस अगर आ जाए, तो उस रेफरेंस को वो ढूंढ लाते थे, और अब पता चला कि दूसरे दिन से उसमें लग गए और वो उसका फिर उन्होंने काफी कुछ डिटेल निकाल लिया। तो एक खोजी वृत्ति उनमें थी। तो ये चीज हमें कुंवर जी से सीखनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि नई कविता के बाद के कवियों में, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये इनके बारे में कभी किसी के सामने उन्होंने गुस्सा नहीं किया होगा या क्रोध नहीं आया होगा। दूसरा क्या है कि बहुत ही एक सरल और सहज व्यक्तित्व उनका है। और प्राय ये माना जाता है कि जो जितना बड़ा व्यक्तित्व होगा उसमें उतनी सहजता और सरलता होगी। तो लगभग उस तरह के व्यक्तित्व। और जिस जिस बैकग्राउंड से थे उसमें निश्चित तौर पर कह लीजिए कि उनको उनके जीवन जीने के जो संसाधन थे वो काफी अच्छे थे। लेकिन जो मनुष्य है वो बहुत उनके उनमें जो मनुष्य है वो बहुत ही सादगी और बहुत ही सहज, मैंने कहा। एक वाकया में अर्पण जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, एक छोटा सा संदर्भ। क्योंकि मैंने एक बार जो है एक समय था जब मैं 2007 के आसपास की घटना है, 5-6 के आसपास की घटना हुई है, 2006 में। उस समय मैं केदार जी पर एक किताब एडिट करने की मैंने योजना बनाई, और मैं ये चाहता था कि उस किताब में जो पहला लेख हो वो हमारे समय के जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं उस समय के, उनका लेख जाए, और कुंवर नारायण जी का लेख जाए। तो हमारे लिए कुंवर नारायण जी बहुत महत्वपूर्ण थे और अभी भी हैं। तो मैं कुंवर जी का एक लेख केदार जी पर चाहता था। तो और प्रायः होता यह है कि पिछले 20-25 वर्षों में अगर आपने देखा होगा, अगर आप सोचें तो एक एक हम लोगों ने ये मान लिया कि अगर आप रघुवीर साय को पसंद करेंगे तो केदार जी को नहीं पसंद करेंगे, या कुंवर नारायण को पसंद करते हैं तो आप केदार जी को नहीं पसंद करेंगे। एक मतलब एक जबरदस्ती का एक दूसरे के बरक्स या दूसरे के विपक्ष में खड़ा कर देना। तो बाकी लोगों ने ये काम किया, बाद की पीढ़ियों के लोगों ने काम किया, 8वें दशक के कवियों ने ये काम किया कि एक ने कुंवर जी को जो है के सामने जो है बिल्कुल एक खड़ा कर दिया, फिर कभी केदार जी खड़ा कर दिया, कभी रघुवीर साय के सामने। जबकि ये तीनों कवियों का जो मामला है नई कविता के दौर में, जैसे मैंने कहा कि ये तीनों कवि एक प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं। और इस त्रिभुज में जो नई कविता के बाद की कविता का जो क्षितिज है या जो उसका आसमान है, तो उस पूरे आसमान और क्षितिज के बीच का जो अंतःकरण है, इसमें इन तीनों ही कवियों ने अपना अपना रंग भरा है। और हमारे लिए मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये तीनों कवि हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया कि मैंने कहा कि अपने अपने आइकॉन खड़ा करने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि मैं लगभग वैसे ही मैंने कहा कि मैंने फोन किया, तो मैंने कहा कि सर मैं अनिल त्रिपाठी बोल रहा हूँ, और मेरी एक ऐसी योजना है और मैं आपसे एक लेख चाहता हूँ। तो मुझे ये जानकारी तब तक मिल चुकी थी कि उन्होंने टॉलस्टॉय और साइकिल पर एक लेख लिखा है। तो मैं वो चाहता था, मुझे सूचना थी। तो मैंने कहा क्या मैं आपके पास आ जाऊं तो मुझे मिल जाएगा? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि तुम इधर बीच क्या केदार जी के यहाँ जाओगे? तो मैंने कहा कि हाँ मैं जाऊंगा अगले 10-15 दिनों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा लेख है टॉलस्टॉय और साइकिल पर, वो लेख उनके पास है, तुम उन्हीं से ले लेना। अब आप सोच सकते हैं कि कुंवर जी का कहना यह था कि मेरा लेख केदार, यानी कि एक दूसरे के प्रति
और केदार जी तो छोटे ही थे कुंवर जी से, उम्र में छोटे थे। तो केदार जी ने तो कई बार मैं उनसे चूंकि एक निकट और एक आत्मीय रिश्ता मेरा रहा है, तो वो बराबर कहते थे कुंवर जी बड़े हैं, और कब भी बड़े हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और कब भी बड़े हैं निश्चित तौर पर। और तो और यही बात वो रघुवीर साहब के लिए भी कहते थे। तो आप देखें कि कुंवर जी ने लिखा, और वो केदार जी के यहाँ, मैं केदार जी के यहाँ गया तो वो लेख मैंने कहा कि मेरी बात कुंवर जी से हुई है, और उन्होंने कहा कि अगर तुम केदार जी के यहाँ जाओ तो उनके पास होगा तो तुम ले सकते हो। तो केदार जी को बहुत अच्छा लगा ये कह करके, और फिर मैंने उनसे वो लेख लिया, और मिट्टी की रोशनी नाम से मैंने एक किताब संपादित की केदार जी पर 2007 में। तो उसका पहला लेख है, अद्भुत लेख है वो। केदार जी की कविता के कह लीजिए कि विभिन्न रंगों को खोलता हुआ वो लेख है। और मैंने उसी लेख के एक हिस्से को, उसका ब्लर्ब भी मैंने उसका उस रूप में भी प्रयोग किया। तो कुंवर जी का ये बड़प्पन, ये सादगी, ये सहजता, ये सरलता, कहा जाता है ना कि वो इतने सीधे हैं कि आप उनसे सीधे सीधे बात करिए तो जवाब मिलेगा, और निश्चित तौर पर सीधे आदमी से आप कोई टेढ़ी बात नहीं कर सकते, कोई गलत बात नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे उस लेख को पाने में किसी ने मना भी किया था कि आप उनसे वो लेख नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी पत्रिका में ये जाना है, जब तक वो छप करके नहीं आ जाए तब तक आप कैसे शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह के व्यक्तित्व थे कुंवर जी। तो और कुछ अर्पण जी अगर आप कहें तो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है अर्पण जी आपकी। ओहो, ओहो, जी जी, माफ हम्म कीजिएगा। हम्म मैं हम्म। कह रहा हूं कि कुछ एक बातें इस विषय पर और कर ली जाए, और जिस तरह से आपने इस पूरे विषय पर अपनी बात रखी और कई कोणों से इस पर विचार किया, वह महत्वपूर्ण है। कुछ एक ऐसे ही बिंदु जो मुझे इस अवसर पर सूझ रहे हैं, मैं यहां रखना चाहता हूं आप सभी की अनुमति से। मुझे यह लगता है अनिल जी, और जिसकी जो छाया है इस तरह की, जो उनकी कविताओं के भीतर जो इस तरह की बातें हैं, जिससे निकलते हुए ये विचार हैं कि किस तरह उनके भीतर पूर्णता की राह पर चलता हुआ एक अन्वेषक और आग्रहशील कवि मन है। कई ऐसी कविताएं हैं उनके यहाँ, कुछ एक की चर्चा आपने भी की। वे हिंसकों, दंगाइयों, बलात्कारियों से सीधे सादे और सहज तर्क करते हुए कभी दिखाई पड़ते हैं। वे उनके भीतर की हिंसा और प्रेम के अंतर्द्वंद को उन्हीं के आगे रख देते हैं और उन्हें निरुत्तर कर देते हैं। हिंसा हो, संकीर्णता हो, पूर्वाग्रह हो, इन सब से हमारा समाज प्रभावित रहा है। इन सब के बीच हम लोग तमाम तरह की कई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते रहे हैं। तो ऐसे समाज में मुझे लगता है कि वे अहिंसा और निर्दोषता के उपकरणों से
अपनी बात कहते हुए कवि हैं। वे अपने आक्रोश को स्वयं ही नियंत्रित करते हैं और उसे किसी और ढंग से, संभवतः कुछ और अधिक अचूक ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। वे समस्याओं से पलायन नहीं करते, समस्या पैदा करते लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं। और एक बात और कि परस्पर विरोधी पक्षों के बीच आडंबर मुक्त होकर और सहज वेद्य होने की सीमा तक गांधी जो काम अपने सामाजिक जीवन में करते हैं, वही काम कुंवर नारायण अपने कवि जीवन में करते दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से भाषा को लेकर और शब्दों के प्रयोग को लेकर वे जितने आग्रहशील हैं, वह भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। एक कविता जो सामूहिक बलात्कार है, उसकी कुछ पंक्तियां उद्धृत करते हुए आज की इस कड़ी को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि समय भी हो रहा है। उसमें वे लिखते हैं, सामूहिक बलात्कार उनकी एक कविता है, उसकी अंतिम पंक्तियां हैं, सामूहिक जैसे विशेषण का एक जघन्य क्रिया से किसी भी रूप में जोड़ना पूरे समूह का गुनहगार होना है। इतनी बारीकी में जाकर यह कवि सोचता है। तो मित्रों, ऐसी कई बातें हैं जो हम कह सकते हैं उनके व्यक्तित्व पर, और यह बेहद अच्छी बात हुई कि अनिल जी ने इतने विस्तार से जाकर इस पक्ष पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने समय निकाला। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, देवांशु पाल जी, सिद्धार्थ सेतिया जी, शिवदयाल जी, अमित मिश्रा जी, तरु अग्रवाल जी, श्रद्धा श्रीवास्तव जी, अनिल दीक्षित जी, अपूर्व नारायण जी और अमित मिश्रा जी, तमाम लोग, उन सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। सभी शुक्रिया का शुभ अर्पण जी। रात्रि। और मैं इस लाइन के साथ आज अपने वक्तव्य की समाप्त कर रहा हूं कि कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। ये कवि का संदेश है। और निश्चित तौर पर आप इस तरह की कविताएं, कुंवर जी की इस तरह की कविताएं हम सब लोगों के लिए हमेशा से ही ताकत बनेंगी। और जिसकी चर्चा आपने की, ऐसे तमाम सारे दुष्कर्मों के प्रति या मनुष्य के जीवन के समक्ष जो उपस्थित तमाम सारे संकट हैं, उनके प्रति या उनके सम्मुख इस तरह की कविताएं हमको डटी और खड़ी मिलेंगी। तो निश्चित तौर पर कुंवर जी की कविता हमारे लिए एक बड़ी कह लीजिए कि सहयात्री है और हमें ताकत देने वाली है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये बातचीत अपनी ओर से समाप्त करता हूं। धन्यवाद अर्पण जी। और जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम देखा, उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।